हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी को जेपी वर्ल्ड एजुकेशन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी पढ़ेंगे क्लास 10 का साइंस। और इस साइंस में फिजिक्स जहाँ से स्टार्ट होता है उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, इसमें प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के चैप्टर को अगर पढ़ना है तो सबसे पहले हमको प्रकाश के बारे में जानना पड़ेगा। ये प्रकाश है क्या, प्रकाश कैसे चलता है, प्रकाश को हम क्यों देख नहीं पाते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का विवर्तन, बहुत सारी चीजें हैं प्रकाश से संबंधित। लेकिन जो 10th के लेवल का चैप्टर है प्रकाश, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर प्रकाश के बारे में बात किया जाए तो प्रकाश किसी स्रोत से निकलता है, किसी सोर्स से निकलता है। और अगर देखा जाए तो प्रकृति में, पूरे ब्रह्मांड में वस्तुएं मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होती है दीप्त वस्तुएं, दूसरी होती है अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुओं का मतलब वे वस्तुएं जिसमें स्वयं का प्रकाश उपस्थित होता है, उससे दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गए, इनमें स्वयं का प्रकाश होता है। और वे वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है उसे अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे आपका चंद्रमा हो गया, वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो जो किसी दूसरे पर निर्भर है उसे हम अदीप्त वस्तुएं कहेंगे, जो स्वयं पर निर्भर है उसे दीप्त वस्तुएं कहेंगे। ओके, तो वस्तुएं मुख्यतः अगर प्रकृति पर देखा जाए, पृथ्वी पर देखा जाए तो मुख्यतः दो ही प्रकार की होती हैं। एक दीप्त वस्तुएं यानी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाता है। अदीप्त वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है उसको अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। वे सदैव दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ओके, अब चलिए प्रकाश के बारे में हम लोग चलते हैं। सबसे पहले प्रकाश के बारे में अगर देखेंगे तो प्रकाश का गुण हमको समझना पड़ेगा। प्रकाश है क्या, प्रकाश का हमारे इस मानव जीवन में उपयोग क्या है, यही तो प्रकाश की भूमिका होगी। तो सबसे पहले प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो नॉर्मली में अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो सिंपल में 8 तक 8 तक की चीजों में यही लिखा है कि प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यह एक प्रकार की ऊर्जा है। तो ये अगर देखा जाए तो ये प्रकाश के गुण है। जैसे किसी व्यक्ति का गुण पूछा जाए कि वह कैसा है, कितना पढ़ता है, कितना कमाता है, यह उसका गुण है। लेकिन अगर क्लियर डिफिनीशन दिया जाए तो हम 12th के सब्जेक्ट, 12th के सिलेबस के हिसाब से हम उसको क्लियरिटी रूप से बांट सकते हैं। 12th के अगर फिजिक्स से उठाएंगे चैप्टर लाइट है उसमें भी, तो उसमें आपको मिलेगा एक न्यूटन का कणिकामय सिद्धांत मिलेगा। उसमें न्यूटन ने कहा है कि प्रकाश जो होता है छोटे छोटे फोटान कणों के रूप में आगे बढ़ता है। फोटान कण बहुत ही छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं और वे दीप्त दीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं। उनमें स्वयं का प्रकाश होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर बताएं तो मान लेते हैं कि सुबह में आपके घर में रोशनी आती है, तो रोशनी आती है तो देखेंगे अंधेरे वाले रूम में रहेंगे तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल उड़ते हुए दिखाई देंगे। जब पार्टिकल पर प्रकाश पड़ता है तो वो पार्टिकल हमको दिखाई देते हैं सब, माने वो डस्ट पार्टिकल है। लेकिन उसी तरह से ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में क्या होती है, प्रकाश आगे बढ़ती है। अगर सिंपल में अगर कहा जाए कि प्रकाश
एक रेखा कैसे बनती है, एक रेखा कैसे बनती है अगर देखा जाए तो हम कहेंगे कि इस रेखा पर अनंत छोटे छोटे सूक्ष्म बिंदु होते हैं, अनंत सूक्ष्म बिना चौड़ाई वाले बिंदुओं से मिलकर बनी हुई एक सीधी आकृति को हम रेखा कहते हैं। उसी तरह से इसको बोलते हैं, अगर कहें कि प्रकाश किरण किसे कहते हैं तो कहेंगे कि अनंत छोटे छोटे दीप्त फोटान कणों से मिलकर बनी हुई तरंगदैर्घ्य को प्रकाश कहते हैं। ये न्यूटन का कड़िकामय सिद्धांत है, फोटान कणों के आधार पर उन्होंने सिद्धांत दिया था और उसमें बताया था कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश छोटे छोटे अति सूक्ष्म दीप्त फोटान कणों के से मिलकर के जो तरंगदैर्घ्य बनती है उससे प्रकाश किरण बनता है। यानी प्रकाश किरण में अनंत सूक्ष्म दीप्त फोटान कण होते हैं। इसलिए प्रकाश की जब परिभाषा देते हैं तो कहते हैं कि अनंत सूक्ष्म दीप्त फोटान कणों से मिलकर बनी हुई तरंगदैर्घ्य को प्रकाश कहते हैं। यह एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है और इस प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड या 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। सोच लीजिए, पृथ्वी पर पूरे ब्रह्मांड में अगर किसी की सबसे अधिक स्पीड है, किसकी सबसे अधिक चाल है, किसी का सबसे अधिक वेग है तो वह केवल और केवल प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड या 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर इसको सिंपली तौर पर अगर देखें तो हम कहेंगे जितने घात होते हैं उतने जीरो बढ़ा दीजिए, 3 8 को जीरो बढ़ा दे, 3 3 6 2 8, कितना मीटर प्रति सेकेंड, कितना मीटर प्रति सेकेंड है इसको गिनिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी इसको हम कहेंगे 30 करोड़, 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड। माने 1 सेकेंड में प्रकाश 30 करोड़ मीटर चला जा रहा है। या इसी को कह सकते हैं, अगर इसको मीटर को हम किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग दे दीजिए, यानी 3 गो शून्य हटा दीजिए, 3 गो शून्य हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 के आगे 5 गो शून्य बढ़ जाएगा, अब ये हो जाएगा किलोमीटर। इसको हम बोलेंगे 3 लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। सोचिए, हम लोग मऊ जिले में रहते हैं, मऊ जिले से बनारस आपका 150 किलोमीटर है, इलाहाबाद आपका 250 किलोमीटर पड़ेगा, दिल्ली पड़ेगा 1500-1700 किलोमीटर, मुंबई 2500 किलोमीटर पड़ेगा। मतलब 2500 किलोमीटर ही हमारे मऊ जिले से मुंबई है। लेकिन जो प्रकाश होता है वो 1 ही सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर तक पहुंच जाता है। इसलिए जो ही बादल आता है तुरंत छाया हो जाती है, बादल जो ही छटता है तुरंत पृथ्वी पर प्रकाश चला आता है। और ये आपको जानकर के ये होगा कि जो प्रकाश है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगेगा। 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है। या अगर मान लीजिए कि इसको हम लेंगे तो 1 मिनट 60 सेकेंड, तो 8 × 6 तो 480, 8 × 60 कर दिए, अब प्लस 19 कर देंगे तो ये हो जाएगा 480 में 19 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 499, और ये लगभग 500 सेकेंड होता है। यानी सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 19 सेकेंड या लगभग में 500 सेकेंड का समय लगता है। क्यों?
क्योंकि सूर्य से प्रकाश के बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, 14 करोड़ 96 लाख एग्जैक्ट हम मतलब कहते हैं, लेकिन लगभग में अगर देखा जाए तो सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। ओके, तो देखिए हम जान गए कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की स्पीड है तो वह है प्रकाश की स्पीड, क्योंकि वह 1 सेकेंड में ही 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है, और दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर तक चल जाए। इसलिए न्यूटन ने अपने सिद्धांत में कहा कि जिस दिन इस पृथ्वी पर किसी वस्तु की स्पीड, जिस दिन इस पृथ्वी पर किसी वस्तु की चाल प्रकाश की चाल के बराबर हो गई, उस दिन इस पृथ्वी का तहस नहस हो जाएगा, ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। क्योंकि अगर एक बाइक धीरे धीरे चलकर किसी का एक्सीडेंट करती है तो उसको कम चोट लगती है, अगर उसकी स्पीड बढ़ा देंगे तो अधिक चोट लगेगी, जितने ज्यादा स्पीड बढ़ा देंगे उतने ज्यादा चोट लगेगी। एक सोचिए कि इतनी छोटी बुलेट होती है, लेकिन उसकी स्पीड अधिक होने के कारण जो ही हम मारते हैं तुरंत आर पार हो जाती है। यानी किसी वस्तु का स्पीड अगले को टक्कर देने या अगले को क्षतिग्रस्त करने में बहुत ही अहम रोल निभाता है। इसलिए न्यूटन ने कहा कि जिस दिन किसी वस्तु की स्पीड पृथ्वी पर प्रकाश के वेग के बराबर हो गई, उस दिन इस पृथ्वी का तहस नहस हो जाएगा। ओके, तो ये प्रकाश के बारे में छोटी सी भूमिका थी। अब इसमें चलते हैं। देखिए, अगर किसी वस्तु को देखना है, हमें किसी वस्तु को देखना है पृथ्वी पर, तो सबसे पहले चीज देखना पड़ेगा हमको कि सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि उस वस्तु पर प्रकाश पड़ रहा है कि नहीं। यानी किसी वस्तु को देखने के लिए वस्तु पर सबसे पहले प्रकाश पड़ना चाहिए। क्या होना चाहिए? सोर्स से। मान लेते हैं कि ये सोर्स है, स्रोत है। इस स्रोत से प्रकाश क्या होगा? इस पर पड़ेगा। ठीक है, जो प्रकाश पड़ेगा इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आपतित किरण। इंग्लिश में इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक ना। और अगर इससे परावर्तित होकर के ये आने वाले किरण को बोलेंगे परावर्तित किरण। किरण, ठीक। यहाँ पर हम अपनी आंख बना देते हैं। ये देखिए, ये आंख है, ठीक। अगर किसी वस्तु पर प्रकाश क्या होगा? आपतित होगा, यानी इंसिडेंट होगा, और उस वस्तु से प्रकाश परावर्तित होकर के जब हमारी आंख तक पहुंचेगा तभी हम कह पाएंगे कि तभी हम इस वस्तु को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, अन्यथा नहीं देख सकते हैं। मान लीजिए जहां पर आ रहे हैं, इस रूम के बगल में भी प्रकाश वस्तु पर पड़ रहा है, इस वस्तु पर प्रकाश पड़ रहा है, लेकिन उस वस्तु से प्रकाश परावर्तित होकर के हमारी आंख तक नहीं आ पा रहा है, क्योंकि यह दीवार क्या कर दे रही है? उसको रोक दे रही है, अतः इस वस्तु को हम नहीं देख पाए। यानी किसी वस्तु के दिखाई देने के लिए सिंपल सा दो चीजों की जरूरत है। स्रोत से उस वस्तु पर प्रकाश की किरणें पड़नी चाहिए, आपतित होनी चाहिए, और फिर उस वस्तु से प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर के और हमारी आंख तक पहुंचनी चाहिए, तभी हम जा करके इस वस्तु को देख पाएंगे, अन्यथा हम वस्तु को नहीं देख सकते। ओके, तो ये चीजें होती है, ठीक ना। अब उसी को इसमें एक्सप्लेन किया है और बता रहा है कि हम इस संसार में अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, अंधेरे कमरे में हम कुछ भी देख नहीं पाते हैं। अगर कमरा अंधेरा है यानी उसमें प्रकाश है नहीं, यानी उसमें किसी वस्तु पर प्रकाश आपतित ही नहीं होगा। जब प्रकाश आपतित ही नहीं होगा तो प्रकाश परावर्तित होगा नहीं, और जब प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंख तक नहीं पहुंचेगा तो हम उस वस्तु को देख ही नहीं पाएंगे। यानी ये चैप्टर हमको बता रहा है
कि इस प्रकाश का हमारे जीवन में कितना महत्व है। अगर ये प्रकाश ना होता तो पूरा धरती अंधेरे अंधेरे रहती। प्रकाश नहीं होता तो सबसे बड़ा काम जो प्रकाश संश्लेषण होता है, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलता है, पौधे इसी प्रकाश को अवशोषित करके पृथ्वी से खनिज लवण और जल अवशोषित करके और अपना भोजन बनाते हैं। भोजन बना करके अपने भी ग्रोथ करते हैं और इस वायुमंडल को ऑक्सीजन भी देते हैं, वो ऑक्सीजन हम लेते हैं। अगर ये प्रकाश ना होता तो भोजन ही नहीं बनता, ऑक्सीजन ही नहीं बनता, हमको ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाता, हम ऐसे भी मर जाते। यानी इस पृथ्वी पर प्रकाश का बहुत ही अहम रोल है, अहम हिस्सा है, इसलिए इस प्रकाश को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम ये जान गए कि कब वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, कब वस्तुएं हमें नहीं दिखाई देती हैं। वस्तुओं को दिखाई देने के लिए क्या चीजों का होना बहुत ही जरूरी है। तो किसी वस्तु को दिखाई देने के लिए वस्तु पर स्रोत से प्रकाश का परावर्तित होना चाहिए, आपतित होना चाहिए, और आपतित किरण फिर वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंख तक पहुंचेगी, तभी जाकर के हम उस वस्तु को देख पाएंगे, अन्यथा हम नहीं देख पाएंगे। ओके, अंधेरे कमरे में हमें वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, इसलिए क्योंकि उस पर प्रकाश न तो आपतित हो पाता है न ही परावर्तित हो पाता है। जो ही वस्तु पर हम टार्च जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, तो क्या होता है, उस वस्तु पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं और फिर परावर्तित होकर के हमारी आंख पर पड़ती हैं, तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। कभी रात में या अंधेरे में देखिए तो शीशे के सामने खड़े हो जाइए, शीशे पर टार्च जलाइए, शीशे पर टार्च जलाएंगे तो देखेंगे कि आपका चेहरा एकदम धुंधला दिखाई देगा, साफ उफ नहीं दिखाई देगा। लेकिन वही टार्च की रोशनी को अपने चेहरे पर डालिए, अपने चेहरे पर डाल करके उस शीशे में देखिए तो आप चमकते हुए दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि पूरा प्रकाश आपके चेहरे पर पड़ रहा है, वो परावर्तित होकर के शीशे पर जा रहा है, फिर आपकी आंख पर पहुंच रहा है, जिसके कारण कि ज्यादा मात्रा में आपके चेहरे से प्रकाश की किरण परावर्तित हो रही है और वह आपको दिखाई दे पा रहा है। ओके, तो वस्तुओं को भी देखने के लिए देखिए, वह जो सूर्य का प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंख द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हमें वस्तु देखने योग्य बनाता है। हम किसी पारदर्शी माध्यम को आर पार देख सकते हैं, क्योंकि प्रकाश इससे आर पार हो जाता है, ट्रांसमिटेड हो जाता है। मतलब इसको कहने का ये मतलब है कि हम इस पृथ्वी पर भी कई प्रकार की चीजें होती है, जिसके 3 प्रकार की होती है। एक पारदर्शी माध्यम, मतलब माध्यम को अगर देखा जाए तो इस पृथ्वी पर माध्यम 3 प्रकार का होता है। एक पारदर्शी माध्यम होता है, दूसरा होता है अल्प पारदर्शी माध्यम, तीसरा होता है अपारदर्शी माध्यम। ठीक, तो जिसके प्रकाश, जिस वस्तु के प्रकाश आर पार हो जाता है उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे कांच हो गया, जब हम किसी मॉल में जाते हैं, किसी घर में जाते हैं जिसके आर पार दिखाई देता है, किसी स्वीट हाउस में जाते हैं तो देखते हैं कि दरवाजा जो होता है वो एकदम कांच का बना होता है, आर पार दिखाई दे रहा है। तो जिस वस्तु के आर पार दिखाई देता है उस वस्तु को हम पारदर्शक वस्तु कहते हैं। ठीक, अल्प पारदर्शक का मतलब कि जिसमें प्रकाश थोड़ा थोड़ा आर पार होता है उसे हम अल्प पारदर्शक कहते हैं। जैसे एक पेज ले लिए, एक पन्ना ले लिए, उस पर क्या कर दीजिए कि ऑयल डाल दीजिए, कोई भी ऑयल डाल दीजिए, सरसों का तेल डाल दीजिए, चाहे पेट्रोल डीजल डाल दीजिए। देखिए उसको अगर आप देखेंगे तो आर पार दिखाई देगा, हल्का हल्का धुंधला धुंधला दिखाई देगा। यानी वे वस्तुएं जिसमें प्रकाश कुछ मात्रा में, कुछ हद तक प्रकाश आर पार हो पाता है, उसे अल्प पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। और फिर अपारदर्शी वस्तुएं, वे वस्तुएं जिनमें प्रकाश थोड़ा भी पार नहीं हो पाता है, उसे अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। ओके, जैसे दीवार हो गई, इसमें हम उधर तो प्रकाश है लेकिन वह प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंख तक नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि दीवार अपारदर्शी वस्तु, लकड़ी अपारदर्शी वस्तु है, लोहा अपारदर्शी वस्तु है। ओके, तो ये चीजें होती है। तो वस्तुएं या माध्यम अगर देखा जाए तो 3 प्रकार का होता है, पारदर्शी माध्यम, अल्प पारदर्शी माध्यम और अपारदर्शी माध्यम, या उसी को वस्तुएं के टर्म में भी बोल सकते हैं,
तो पारदर्शी वस्तुएं, यानी उसको पारभाषक वस्तुएं भी कहते हैं। अल्प पारदर्शी वस्तुएं और अपारदर्शी वस्तुएं होता है, ठीक ना। तो तो ट्रांसफर हो जाता है। प्रकाश से संबंध अनेक प्रकार सामान्य अद्भुत परिघटनाएं जैसे दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना आदि, ये सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी सिंपल सी बात है कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना है प्रकाश क्या है, प्रकाश का गुण क्या है, फिर प्रकाश की विशेषताएं, और प्रकाश कैसे किसी वस्तु पर जब टकराता है तो परावर्तित होता है। जब देखते हैं कि जब प्रकाश पानी के अंदर जाता है तो पानी के अंदर वो टेढ़ा हो जाता है, तिरछा हो जाता है। यानी बाल्टी में अगर हम एक लोहे की कील को डाल दिए तो लोहे की कील ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। एक गिलास के पानी में अगर सिक्का डाल दिए तो सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। अगर हम साफ जल में मछली को देखते हैं तो मछली लगता है कि ऊपर तैर रही है, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि वो अंदर तैरती है, ठीक। अगर बाल्टी के पानी में हम एक छड़ डाल दिए तो छड़ हमको टेढ़ा दिखाई देता है। ये जितनी भी सारी घटनाएं होती है, तारों का टिमटिमाना, तारे क्यों टिमटिमाते रहते हैं, ठीक। और जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, मतलब इंद्रधनुष का बनना क्या होता है। तो इन सारी चीजों को इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। और अगर देखा जाए तो इसमें कह रहा है कि अपने चारों ओर कुछ सामान्य प्रकाशिक परिघटनाओं को देखकर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, प्रतीत होता है। यह तथ्य है कि एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु के तीक्ष्ण छाया बनाता है, प्रकाश के एक सरल रेखी पथ की ओर इंगित करता है, जिसे प्रायः प्रकाश किरण कहते हैं। ओके, यानी इसमें बताया है कि प्रकाश किरण कहते किसे हैं, ठीक है। प्रकाश किरण कहते किसे हैं। तो प्रकाश किरण के बारे में सबसे पहले ये कह रहा है, प्रकाश किरण इसको बोलेंगे लाइट रे, लाइट रे। तो प्रकाश किरण का मतलब कि जब किसी स्रोत से फोटान कण तेजी से एक दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं तो उसका जो ये होता है उसी को प्रकाश किरण कहते हैं। यानी किसी स्रोत से निकलने वाले प्रकाश के फोटान कण जब एक दिशा में एक पथ पर गमन करने लगते हैं तो सरल रेखी आकृति को ही हम प्रकाश किरण कहते हैं। ओके, प्रकाश किरण को सिंपल सा इस तरह से हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक। फिर अगर देखा जाए तो फिर अगर देखा जाए तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति रखता है। इस प्रकाश को हम विवर्तन कहते हैं। इसको क्या हम कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। तब यह प्रकाश की जिसमें सरल रेखी व्यवहार के आधार पर किरणों का उपयोग करते हैं के रूप में जाना जाता है। इसका अध्ययन उच्च कक्षाओं में हम पढ़ेंगे, ठीक ना। इसी में सही प्रकृति के बारे में उलझन कुछ वर्षों तक चलती रही, जब तक कि प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत हम कक्षा 12 में पढ़ेंगे, उभर का सामने नहीं आया, जिसके कारण प्रकाश को न तो तरंग माना गया और न ही कण माना गया। इस सिद्धांत को प्रकाश के कण संबंधित गुणों और तरंग प्रकृति के बीच सामंजस्य, मतलब कि कण संबंधित गुण और तरंग प्रकृति गुण, ये सामंजस्य स्थापित किया गया। देखिए, ये जो चीजें हैं ये आपको 12th में देखने को मिलेगी, ठीक ना। क्योंकि न्यूटन ने अपने कणिकामय सिद्धांत में कहा कि ऐसा है कि जो ये प्रकाश है फोटान कणों के रूप में संचरित होता है, यानी प्रकाश फोटान कणों के रूप में आगे बढ़ता है। लेकिन जब तरंग का सिद्धांत आया, जब तरंग का सिद्धांत दिया गया तो कहा गया कि ऐसा है कि ये जो प्रकाश किरण है वह तरंगों के रूप में चलती है। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत है। हाइगेंस ने कहा कि ऐसा है कि फोटान कणों के रूप में नहीं चलती है प्रकाश की किरण,
क्योंकि वह कुछ चीजों का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाती है, ठीक। जैसे विवर्तन हो गया, ध्रुवण हो गया, इन चीजों का वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रही थी उसके आधार पर, क्वांटम सिद्धांत के आधार पर। लेकिन जब आया ये तरंग सिद्धांत आया, हाइगेंस की तरंग थियरी आया, तो उसके आधार पर हम विवर्तन का, फिर ध्रुवण का यानी पोलराइजेशन का, इन सभी चीजों का एक्सप्लेनेशन अच्छे से हम कर पाए। यानी इससे यह स्पष्ट निकलता है कि कुछ पैमानों पर प्रकाश का फोटान कर्ण जो सिद्धांत है वो खरा उतरता है। कुछ जगहों पर यह इसमें कुछ कमियां प्रदर्शित होती है, जिसके कारण हाइगेंस ने कहा कि प्रकाश की जो किरण है, प्रकाश जो है वो फोटान कणों के रूप में नहीं संचरित होता है, प्रकाश जो किरण है वह तरंगों के रूप में संचरित होती है। तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम स्लाइड में इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, हम लोग देखते हैं। फिर अब ये प्रकाश की परावर्तन है, प्रकाश का परावर्तन है, थोड़ा सा हम 2 लाइनों में हम आपको प्रकाश का गुण बताते हैं। अगर प्रकाश का गुण अगर देखा जाए, प्रकाश का गुण, प्रकाश का गुण पूरा कैंसिल हो जा रहा है क्या? प्रकाश का गुण, चलिए इसी को एक्सप्लेन कर देते हैं। प्रकाश का गुण में पहला है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है, सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। सीधी रेखा में गमन करता है, पहला गुण हो गया प्रकाश का। दूसरा गुण देखा जाए तो प्रकाश सदैव, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, यह एक प्रकार की ऊर्जा है, यह एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तीसरा अगर देखा जाए तो यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, यह विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे का मतलब ये होता है कि ऐसी तरंगे जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वे तरंगे जिन्हें चलने के लिए, संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। जैसे सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर आता है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह निर्वात में भी चल सकता है, यानी प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, ठीक ना। देखिए इसका सबसे इंपॉर्टेंट गुण ये है कि जो ये प्रकाश है स्वयं दिखाई नहीं देता है, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, मतलब ये स्वयं दिखाई नहीं देता है लेकिन वस्तुओं को देखने में मदद करता है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट इसका गुण है। नहीं देखते हैं कि कुछ लोग क्या होते हैं कि 2 लोगों में झगड़ा करा देते हैं और झगड़ा करा करके भाग जाते हैं, मतलब जहाँ झगड़ा हो रहा है वहां पर उपस्थित नहीं होते हैं, वो तीसरे लोग होते हैं। उसी तरह से प्रकाश है, स्वयं दिखाई नहीं देता है लेकिन वस्तुओं को देखने में मदद करता है। ओके, तो प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, यह वस्तुओं को देखने में मदद करता है। सबसे बड़ी चीज ये कि प्रकाश की चाल दुनिया में किसी भी वस्तु की चाल से सबसे अधिक है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या इसी को बोलेंगे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख किमी प्रति सेकेंड होती है। मतलब 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर दूर ये प्रकाश चला जाता है, प्रकाश की सबसे अधिक ये चाल होती है, ठीक। और छठवां अगर देखा जाए तो प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है,
8 मिनट 19 सेकेंड। 8 मिनट 19 सेकेंड को अगर देखेंगे तो इसको बोलते हैं लगभग 500 सेकेंड। लगभग 500 सेकेंड, यानी सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगभग 500 सेकेंड का समय लगता है। और इसको बोल सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लेता है। ओके, प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की आते 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, ये दूसरी वस्तुओं को देखने में मदद करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है, यानी इसको चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। फिर प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। और प्रकाश जब ये श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो वह सदैव 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसको विबग्योर के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकाश यही जब प्रकाश किसी चिकने समतल पर पड़ता है तो प्रकाश की किरणें उस पर से पड़ करके परावर्तित हो जाती है, जिसे परावर्तन का सिद्धांत कहते हैं। यही प्रकाश की किरण जब किसी एक माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन की घटना कहते हैं। यही प्रकाश है, मतलब जब प्रकाश की किरण का किसी दो माध्यम में जाने पर, दो अलग अलग माध्यम में जाने पर अपने रास्ते से विचलित हो जाने की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। इस तरह से विवर्तन है, इस तरह से पोलराइजेशन है, ध्रुवण है, ये सब प्रकाश की घटना के आधार पर ये सब चीजें देखने को मिलती है। और इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं और रेगिस्तान में मरीचिका का सिद्धांत है। ये सारी चीजें इसी में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे, जिसमें दर्पण है, प्रतिबिंब है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, कौन से दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, कौन से दर्पण से आभासी प्रतिबिंब बनता है, दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण का मैग्निफिकेशन, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ओके, तो लास्ट तक हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।